वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे अनिल अंबानी को लेके। तो आप बोलेंगे भाई अनिल अंबानी, अभी तो कुछ न्यूज भी नहीं आ रहा है अनिल अंबानी को लेकर, अचानक से अनिल अंबानी का। हाँ, अचानक से अनिल अंबानी, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर हम लोग अनिल अंबानी का हम लोग स्टोरी देखें तो हम लोग को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है यही स्टोरी से। तो आप अगर इंडिया में कोई बच्चे को पूछता है कि इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली कौन है, तो बच्चा जो है आपको पहले ही बोलेगा कि वहाँ आपको पता नहीं है, अंबानी है, अदानी है, टाटा है, बिरला है, हर कोई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए हर बिजनेस फैमिली का जो हिस्ट्री है वो एक बहुत ही अनोखा है। अगर हम लोग रिलायंस को पकड़ लेते तो रिलायंस का भी अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो बहुत ही अनोखा है। धीरू भाई अंबानी एक गांव में रहने वाला इंसान था और वहां से स्टार्ट करके उसने पूरा दुनिया में रिलायंस जो एम्पायर है ये अपना एस्टेब्लिश किया। ये अगर स्टोरी हम लोग देखें तो ये स्टोरी बहुत ही अनोखा है, जिसमें बहुत सारा एडवेंचर से भरा हुआ है धीरू भाई अंबानी का लाइफ। धीरू भाई अंबानी जो है वो अपना जो पूरा लाइफ है वो बिजनेस पे समर्पण किया और वही बिजनेस आगे जाके बना रिलायंस। रिलायंस पूरा खड़ा करने में एक ही इंसान का हाथ था, वो था धीरू भाई अंबानी। मगर धीरू भाई अंबानी का जब डेथ हो जाता है तब आता है कहानी का सेकंड पार्ट, जिसमें रिलायंस जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। धीरू भाई अंबानी का वाइफ कोकिला बहन जी अपना जो इंडस्ट्री है रिलायंस, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। कुछ पार्ट वो देता है अपने बड़े बेटे को मुकेश को और कुछ पार्ट देता है वो अपने छोटे बेटे को अनिल को। उस टाइम में इन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें कहा गया था कि एक दूसरे का बिजनेस में कंपटीटर के हिसाब से नहीं आ सकते फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। मतलब यही है, कोई भी भाई अपना दूसरा भाई का जो बिजनेस है उसको कॉपी करके उसका कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता नेक्स्ट 10 साल के लिए। इसमें क्या होगा कि दोनों भाई के बीच में कोई झमेला नहीं रहेगा और दोनों भाई अपना अपना जो सेक्टर है उस सेक्टर में आगे जा पाएंगे। यही सोच के ये जो एग्रीमेंट था ये बनाया गया था। तो ये जो टाइम था ये अनिल अंबानी का जो गोल्डन पीरियड था उसका शुरुआत। इस टाइम में अनिल अंबानी के पास बहुत पैसा था। इससे पहले भी अनिल अंबानी के पास पैसा था मगर उसको अपना पापा का जो परमिशन है वो लेना पड़ता था। अभी ऐसा हुआ कि पापा का परमिशन का जरूरत नहीं है, वो जिसमें चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते, वो जैसा चाहे उस हिसाब से अपना जो बिजनेस है वो रन कर सकते। और यही चीज हुआ, अनिल अंबानी ने बहुत सारा स्टेप लिया। जो स्टेप के लिए अनिल अंबानी को बाद में पता चला कि भाई मैंने जो स्टेप लिया था वो गलत था, इसीलिए मेरा जो हालत है ऐसा हो गया। जब ये कंपनी डिवाइड हो रहा था अनिल अंबानी को बहुत सारा ऐसा कंपनी मिला था जो मुकेश अंबानी का ब्रेन चाइल्ड था। मुकेश अंबानी अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट देके वो कंपनी खड़ा किया था, मगर आगे जाके वो जो कंपनी है वो अनिल अंबानी के पास आ गई। अगर हम लोग देखें रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर रिलायंस जो मोबाइल सर्विस था उस टाइम में वो पूरा मुकेश अंबानी का ब्रेन चाइल्ड था, मगर अनिल अंबानी के पास आ गई। इस टाइम में अगर हम लोग देखें रिलायंस कम्युनिकेशन जो था वो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क था मोबाइल सेक्टर में, मगर इसमें जो टेक्नोलॉजी था वो था CDMA टेक्नोलॉजी। फिर भी अगर देखा जाए तो ये CDMA टेक्नोलॉजी भी उस टाइम में बहुत ज्यादा हिट और ज्यादातर इंडियन रिलायंस का ही मोबाइल यूज करता था उस टाइम में। अनिल अंबानी को लगा कि ये रिलायंस कम्युनिकेशन जो है ये और भी बड़ा होगा और ये CDMA टेक्नोलॉजी शायद फ्यूचर में ग्रोथ कर जाए। इसको देखते हुए अनिल अंबानी ने $2 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का खर्चा किया और 3G लाइसेंस निकाला। 2006 से 2010 तक रिलायंस कम्युनिकेशन का जो पीरियड चल रहा था इंडिया में वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। ज्यादातर इंडियन रिलायंस का जो मोबाइल है ये यूज, और रिलायंस का एड में एक चीज हम लोग को सुनने को मिलता था उस टाइम में, धीरू भाई अंबानी का सपना था रोटी कपड़ा और मोबाइल। बहुत ही अनोखा एड था उस टाइम का। उसके बाद अनिल अंबानी ने अमर सिंह का हेल्प लेके राज्यसभा में एज ए MP ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम में अनिल अंबानी को सिर्फ दिख रहा था कि भाई मुझे फेम चाहिए। मेनली अगर देखा जाए अनिल अंबानी का जो लाइफ है ये थोड़ा सा शो ऑफ में ज्यादा ट्रस्ट करता था। ऑन द अदर हैंड बड़े भैया जो है शो ऑफ में उतना ट्रस्ट नहीं करता था, वो अपना जो काम है वो चुपचाप बैठे कर रहा था, अपने पास जो इंडस्ट्री उसको मिला था उस हिसाब से उसको चलाते जा रहा था। और यही फेम को बरकरार रखते हुए अनिल अंबानी ने एटलम्स फिल्म खरीदा, उसको रीनेम किया कि रिलायंस मीडिया वर्क्स, और इसके पास लगभग पूरा इंडिया में 700 सिनेमा हॉल्स, वो सिनेमा हॉल को आगे जाके बिग सिनेमा का नाम दिया गया। फिर बिग FM भी स्टार्ट हुआ और अनिल अंबानी जो है वो अपना जो पार्टनरशिप है वो हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीफन स्पिलबर्ग से किया। बहुत सारा हॉलीवुड मूवी भी प्रोड्यूस किया। इस टाइम में अनिल अंबानी जो है वो हमेशा हर जगह चर्चित रहा। वो अपना जो एक्टिविटी है वो ऐसा करता था कि हर टाइम उसको मीडिया फॉलो करते थे और उनका जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा शो ऑफ में ज्यादा ट्रस्ट करते थे
है। 2008 ऐसा साल था जिसमें रिलायंस पावर का जो इशू वो लॉन्च हुआ था। लॉन्च के 60 सेकंड्स में, विद इन 60 सेकंड्स में पूरा जो इशू था वो सब्सक्राइब हो गया था, क्योंकि उस टाइम में ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिमांड में था। फोर्ब्स उस टाइम में अनिल अंबानी को 6 रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड घोषित किया। मगर आपको पता है कि 5th पोजीशन में कौन था? 5th पोजीशन में थे बड़े भैया मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी का कैरियर अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अनिल अंबानी जितना बार जो भी कोशिश करते हैं, मगर हर टाइम उसके ऊपर जो रहता था वो था बड़े भैया मुकेश अंबानी। मगर मुकेश अंबानी उस टाइम में भी इतना शो ऑफ नहीं करते थे, इसलिए अनिल अंबानी ज्यादा न्यूज में आता था, मुकेश अंबानी उतना आता नहीं था। तो जैसे कहा जाता है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, तो अनिल अंबानी के लाइफ में भी वही हुआ। आगे जाके अनिल अंबानी को ये जो टाइम था, ये गोल्डन पीरियड, ये हमेशा चलने वाला नहीं था। और जब गोल्डन पीरियड आया था उस टाइम में अनिल अंबानी इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, ज्यादातर शो ऑफ में बिजी हो गया। तो इसके बाद शुरू होता है अनिल अंबानी का लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। 2017 एक ऐसा साल था जिसमें इन लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था कि एक दूसरे का सेक्टर में घुस नहीं पाओगे या फिर से हम बिजनेस अब रन नहीं कर पाओगे, वो खत्म हो रहा था। मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई मैं तो अभी टेलीकॉम सेक्टर में घुसूंगा। कि अगर आपको याद है तो मैं वीडियो के शुरू में कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो था वो मुकेश अंबानी का ही ब्रेन चाइल्ड था। मुकेश अंबानी को हमेशा टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। टेक्नोलॉजी को लेके जो फ्यूचर थिंकिंग है वो मुकेश अंबानी में हमेशा दिखाई देता था। तो मुकेश अंबानी को हमेशा पता था कि जो फ्यूचर है वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि भाई मैं तो जियो खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि जो 2017 है पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो सब कुछ कंप्लीट हो गया। जियो जब लॉन्च किया था इंडिया में, तो उस टाइम में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में बहुत सारा टेलीकॉम प्रोवाइडर था जो हर टाइम सिम बेचता था कि आप फ्री में सिम ले जाओ, ये करो वो करो, और हर नुक्कड़ में सिम बिक रहा था। जियो आने के बाद ये जो पिक्चर ये पूरा चेंज हो गया है। उस टाइम में डेटा जो था बहुत ज्यादा था, जियो आने के बाद डेटा सस्ता हो गया। ऑन द अदर हैंड जितना भी छोटा टेलीकॉम प्रोवाइडर था सब धीरे धीरे बंद होने लगा। सीडीए में जो टेक्नोलॉजी अनिल अंबानी यूज कर रहा था रिलायंस कम्युनिकेशन में, ये भी आउटडेटेड था, क्योंकि इसमें अगर आप 4G या फिर 5G करना चाहते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये हो नहीं सकता था। और यही कारण था कि धीरे आगे जाके रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो पूरा बंद हो गया। मुकेश अंबानी का जियो जब भी इंडिया में आया तो एक रेवोल्यूशन लाया। डेटा का जो खर्चा है वो हर सर्विस प्रोवाइडर को घटाना पड़ा। सर्विस जो है वो पहले से अच्छा हुआ। ना भी ये छोटा टेलीकॉम प्रोवाइडर था वो मार्केट से निकल गया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है मार्केटिंग का जिसमें मुकेश अंबानी अपना जो कंपटीटर है उन लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का दिया और अपना जो ब्रांड है उसको प्रमोट किया। और यही धक्का में अपना भाई का जो कंपनी था रिलायंस कम्युनिकेशन डूब गया, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन ये धक्का सह नहीं पाया। और साथ ही साथ अनिल अंबानी ने अपना जो रिलायंस कम्युनिकेशन है इसका फ्यूचर को लेकर कभी कुछ सोचा या फिर कुछ क्रिएटिव किया नहीं था, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाया। धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद जब जायदाद का बंटवारा हो रहा था, मुकेश अंबानी को कहा गया था कि आप अपना भाई का जो कंपनी है जिसको गैस जितना भी गैस सप्लाई होगा वो मार्केट का जो रेट है उसका 50% में आप इसको सप्लाई करोगे। तो इससे अनिल अंबानी को फायदा मिला। अचानक से मुकेश अंबानी ने ये जो गैस का रेट है ये चेंज कर दिया। पहले ये गैस का रेट हुआ करता था $2.34, उसके बाद में मुकेश अंबानी ने इसको चेंज करके $4.24 कर दिया। तो ये जो रेट का चेंजेस है ये अनिल अंबानी का कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और अनिल अंबानी ने उस टाइम में अपने बड़े भैया को जाके कोर्ट तक घसीट लिया कि भाई कोर्ट में चलो, कोर्ट में जाके बोल लो कि आप क्यों प्राइस ज्यादा करो, मुझे तो सस्ता में चाहिए, जो रेट आप पहले दे रहे थे उसी में मुझे चाहिए। मुकेश अंबानी भी गया। मुकेश अंबानी ने जाके अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शो किया। उसने डायरेक्ट बोला कि देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम में ये मार्केट रेट था, इसलिए मैं ये चार्ज कर रहा था। अभी जो मार्केट रेट है ये चेंज हो गया। अभी अगर आपको गैस खरीदना है तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 50% में मैं आपको दूंगा और 50% जो रेट है वो है। तो भी मुकेश अंबानी का साथ दिया और अनिल अंबानी का ये जो स्टेप था ये पूरा एकदम लॉस में चला गया। तो इस हिसाब से देखा जाए अनिल अंबानी का जो कंपनी था उसका जो कॉस्टिंग है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हम लोग को जैसे पता है कि अगर कभी भी आपका खराब टाइम आता है तो एक साथ वो बहुत किसी को लेके आता है। तो ये जो ट्रेंड है ये अनिल अंबानी के साथ भी देखा गया। अनिल अंबानी ने उस टाइम में एक इंजीनियरिंग कंपनी खरीदा था $1 बिलियन में, और वही इंजीनियरिंग कंपनी को अनिल अंबानी ने रीनेम किया। उसके बाद इसको रीनेम करके रिलायंस नेवल के नाम में अनिल अंबानी इसको चलाने लगा। मगर एज पर द बिजनेस रूल अगर आपको
आपको बिजनेस चलाना है तो बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनिल अंबानी का ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में कुछ भी नॉलेज नहीं था। आगे जाके ये जो कंपनी है, इसका जो वैल्यूएशन है ये 100 मिलियन हो, मतलब रातों रात ये जो कंपनी है इसका 90% वैल्यूएशन घट गया और ये कंपनी खरीदने के बाद अनिल अंबानी को एक बहुत ज्यादा लॉस देखना पड़ा। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जितना भी प्रॉफिट का सोर्सेस था अनिल अंबानी का, वो प्रॉफिट का सोर्सेस से प्रॉफिट जो है वो घटने लगा था हर एक कंपनी से। तो खर्चा जो है वो कांस्टेंट था, ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट जो है वो आ नहीं रहा था और इसको अगर बैलेंस करना था तो जरूरत था पैसा का। तो इसको चलते हुए अनिल अंबानी ने अपना बहुत सारा कंपनीज का जो एसेट्स था उसको दिखाया बैंक को और आगे जाके वो $7 मिलियन का एक लोन लिया, जो लोन के लिए आगे जाके अनिल अंबानी को बहुत सारा कुछ फेस करना। जो कंपनीज दिखाए थे बैंक को, उस टाइम इन लोगों का जो वैल्यूएशन था ये ज्यादा था, मगर धीरे धीरे इन लोगों का जो वैल्यूएशन है ये घटने लगा। उस टाइम में जाके जितना भी इन्वेस्टर था, जितना भी बैंक ये लोन इशू किया था, हर कोई अनिल अंबानी के ऊपर चढ़ने लगा। बोला कि भाई मेरा जो पैसा है वो आप रिटर्न दो, क्योंकि आपका जो एसेट्स है उसका वैल्यूएशन हर दिन घट रहा है, आगे जाके इसका जो वैल्यूएशन है 0 हो जाएगा, तो हम लोग का लोन का जो पैसा है वो कौन। अनिल अंबानी का पुराना पार्टनर एरिक्सन जो है वो अनिल अंबानी के ऊपर केस किया, जो केस अनिल अंबानी हार गया और अनिल अंबानी को एरिक्सन का $50 मिलियन चुकाना था। मगर अनिल अंबानी था ठन गोपाल, भाई कुछ पैसा नहीं रहा। अनिल अंबानी जाके आगे बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुकाऊंगा। तो उस टाइम में गवर्नमेंट बोला कि अगर आप चुका नहीं पाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आप लिया है आपको ही देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देते तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हालात ऐसा आ गया था कि अनिल अंबानी का जो अरेस्ट है वो कभी भी हो सकता है। तो उस टाइम में बड़े भैया आया पिक्चर में, बड़े भैया आके अपना जो भाई का कर्जा है वो दिया और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया। ने बहुत सारा चाइनीज कंपनी से लोन लेके रखा था अपना बिजनेस ग्रोथ को दिखा के। जब बिजनेस सही चल रहा था तब हर कोई आपका बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। चाइनीज जो लोग है लोगों को ये पता ही था कि बिजनेस अगर सही चल रहा है भाई इसमें इन्वेस्ट करो, अपना जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। जब बिजनेस डूबा तब यही जो इन्वेस्टर है वो आपके ऊपर आके बैठता है। चाइना ने भी वही किया, चाइनीज लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो अनिल अंबानी को कैसे लोगों ने कहा कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे आप रिटर्न करो। अनिल अंबानी ने बोल दिया कि भाई मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं आप लोगों को देने के लिए। कोई लोग लंदन कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है जिसमें अनिल अंबानी को बोला जा रहा है कि भाई आप उन लोगों का पैसा रिटर्न करो। ऑन द अदर हैंड अनिल अंबानी बोला भाई मेरा जो नेटवर्क था वो कम्प्लीटली 0 हो गया, तो मैं पैसा कहाँ से रिटर्न। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए अनिल अंबानी को आगे जाके और भी तकलीफ सहना पड़ सकता है। तो हम लोग इससे क्या सीखे? आप बोलेंगे भैया ये अनिल अंबानी का जो स्टोरी है ये तो काफी सैड है, मगर इसमें पॉजिटिव क्या है? यस, हर चीज में पॉजिटिव देखने का कोशिश कीजिए। ये स्टोरी में भी बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है जो हम लोग सीख सकते हैं और हम लोग के लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट, हम लोग इससे क्या सीखे? हम लोग इससे यही सीखे, अगर आपको बिजनेस नहीं आता या फिर कोई भी सेक्टर में अगर आपका नॉलेज नहीं है, पहले नॉलेज गेन कीजिए। पता कीजिए कि वो बिजनेस कैसे रन होता है, उस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। उस बिजनेस में अगर आप घुसते हैं तो आपका नेटवर्क कैसे काम करेगा, या फिर उस बिजनेस रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो गेन कीजिए, फिर उसमें घुसिए। ना कि कोई बोल जाए कि भाई इस बिजनेस में तो बहुत प्रॉफिट है, तू आ जा तो घुस जा, और आप घुस जाते हैं। उसके बाद जाते देखते हैं कि आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट किए कम्प्लीटली 0 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कभी भी करना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या सीखे? हम लोग इसमें सीखे कभी भी आप अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो शो ऑफ के पीछे मत भागिए अपना प्रॉफिट के पीछे। अगर आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट लाके दे रहा है तो उसको दिखा के आप शो ऑफ मत कीजिए। अनिल अंबानी मेनली इंटरेस्ट है शो ऑफ में। ऑन द अदर हैंड बड़े भैया जो थे वो कभी भी शो ऑफ नहीं किया, वो अपना जो काम है वो बैकडोर में बैठे अपना काम अपना कंपनी को ठीक से चलाया जा रहा था और इसलिए आज जाके वो इतना सक्सेसफुल है। ऑन द अदर हैंड भैया ने इतना शो ऑफ किया कि सारा पैसा खत्म हो गया और आज जाके ये हालत हो गया। इसलिए आप कभी शो ऑफ पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए और अपना बिजनेस चलाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसमें दिमाग ऐसे लगाइए कि आगे वाला भी समझे कि ये बंदा ऐसा बिजनेस कैसे कर सकता है। हर कोई शॉर्टकट आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। शॉर्टकट अगर आपको लेना है तो सोच समझ के लीजिए कि आगे जाके वही शॉर्टकट आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में साथ दे, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में साथ दे और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा तकलीफ दे। ये चीज हमेशा आपके दिमाग में रखिए, उसके बाद ही कोई शॉर्टकट डिसीजन लीजिए अपने बिजनेस के प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस के तरक्की के लिए आपको लोन चाहिए तो लोन लीजिए, मगर लोन लेने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि ये लोन आपको ही चुकता करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर ये पैसा आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आज के डेट में आपका बिजनेस जिस हालत में हो सकता है कि ये लोन के वजह से आपका बिजनेस वहां भी नहीं रहे। तो बिजनेस में लोन लेना है तो लीजिए, मगर 10 बार सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए और जो भी मार्केट में बेस्ट अवेलेबल हो उस पे ही जाइए।
और लास्ट पॉइंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक सिंपल चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो उससे पहले बिजनेस सीखिए, बिजनेस को जानिए, बिजनेस को समझिए, उसके बाद आप बिजनेस की। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट जरूर आएगा, मगर अगर आप सीख के उतरेंगे तो आपको ये करने में मजा आएगा और आप ये अच्छी तरह से कर पाएंगे और प्रॉफिट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ग्रो करने का चांस दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा कोई नया वीडियो लेके। थैंक यू।